नमस्ते, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को भारत की खोज क्लास 8 का पाठ तलाश का मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं अहमदनगर का किला भी बना चुकी हूँ। क्लास 8 का बहुत सारा वीडियो मैं बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 9, 10th का कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन का भी मैं वीडियो बनाई हूँ। अगर आप लोगों के जान पहचान के जो भी 9, 10th के बच्चे हों उनको ज़रूर आप इस बात की जानकारी दीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों को तलाश चैप्टर, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है, मैं इसको आप लोगों के सामने फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। तो तलाश चैप्टर क्या है? तलाश चैप्टर आप लोग जानते होंगे कि हमारा देश जब गुलाम था, हमारे देश पर जब अंग्रेज़ लोग शासन कर रहे थे, उस समय हमारे देश के जितने भी महान लोग सब थे, उन लोगों को अपने देश की आज़ादी के लिए कितना चिंता था। और वे लोग अपने जानते हैं कि वे लोग किस तरह आज़ादी दिलाने के लिए अपने जान को भी हथेली पर रखकर किस तरह से कुर्बान हो गए देश को आज़ाद दिलाने के लिए। तो जब आज़ादी के सिलसिले में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी को कई बार जेल जाना पड़ा। महात्मा गांधी भी जेल गए, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं कितने बार उन लोगों को जेल जाना पड़ा। अंग्रेज लोग जैसे ही ये लोग कुछ भी कदम उठाते थे तो अंग्रेज़ क्या करते थे, उन्हें जेल में डाल देते थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी को भी 8 बार जेल जाना पड़ा। और यह जो है 9वीं बार जब उनको अहमदनगर के किला में जेल में डाला गया, तो उस समय क्या था, उनको अपने देश के लिए काफ़ी चिंता हो रही थी कि देश किस तरह आज़ाद होगा और हमारा देश जो भारत है उसकी महानता क्या है, हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारे देश की सभ्यता क्या है। इसके बारे में सोच कर वे घबरा रहे थे, चिंतित हो रहे थे कि हमारा देश इतना महान है, आज हमारा देश किस तरह से लूटा जा रहा है अंग्रेज़ों के हाथ, और अंग्रेज़ अगर कब्जा कर लेंगे इस देश पर तो हमारा देश का नामो निशान मिट जाएगा। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को आगे करने में कितने कितने ऋषि मुनि महान लोगों ने त्याग और तपस्या से इस देश को आज़ादी दिलाई, और किस तरह से वे लोग काम करते रहे। तो वे उनको जेल के अंदर बहुत ही छटपटाहट महसूस होती थी। पहले तो उन्हें क्या हुआ, बागवानी का काम दिया गया, लेकिन बागवानी के काम के सिलसिले में भी उन्हें अधिक खुदाई के लिए नहीं कहा गया। फिर वे अपने देश के लिए सोचे कि कुछ लिखते हैं, तो फिर क्या किए हुए, यही भारत की खोज जो है इस बुक को वहाँ अहमदनगर के किले में बैठकर लिखे हैं। तो उसमें जो जो बात लिखे हैं इस पाठ में दिया गया है। इसीलिए दिया गया है क्योंकि बच्चे, आप लोग तो जानते हैं कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ही पढ़ने से ही तो आगे लोग नहीं जान जाते हैं। हमारे देश की संस्कृति के बारे में भी हमें जानकारी चाहिए, हमारे देश की सभ्यता क्या है, हमारे देश के महान लोग जो पीछे क्या क्या काम किए हैं, आज देश का ऐसा रूपरेखा जो हम लोग देख रहे हैं, इसके पीछे कितने लोग अपना त्याग और तपस्या से इसको यहाँ तक पहुँचाए हैं, इसके बारे में जो है स्टूडेंट को समझाने के लिए यह बुक दिया गया है, ताकि बच्चे लोग जो है उनको एक्स्ट्रा ज्ञान हो, अपने देश के बारे में जान सके, समझ सके। सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ही पढ़ने से बच्चे आगे नहीं बढ़ जाएंगे, उनको अपनी सभ्यता के बारे में जानकारी भी चाहिए, अपने संस्कृति के बारे में भी जानकारी चाहिए। इसीलिए जो इस आप लोगों के सिलेबस में इस पाठ को दिया गया है। तो कोई भारी पाठ नहीं है, अगर समझेंगे तो आसान ही है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही क्लिष्ट है, क्योंकि इसमें एक अगर तरीक़ा से समझ जाएंगे तो हमारे देश के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो तलाश पाठ में नेहरू जी भारत के बारे में अपना विचार व्यक्त किए हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति इतना महान है कि अभी तक चाहे उसे कितना भी संघर्ष करना पड़ा, परंतु अभी तक वह अपना अस्तित्व बनाए रखा है, पहचान बनाए रखा है। इस पाठ में यही बताया गया है कि हमारा देश कैसा था, पहले क्या था और अभी तक कैसा है। तो तलाश पाठ में यह बताया गया है कि भारत के जो समय बीत गए हैं उसकी झांकी की ओर यहाँ जो है तस्वीर उपस्थित किया गया है। भारत के अतीत की झांकी, अतीत की झांकी मतलब क्या, जो समय बीत गया है उसकी जानकारी, और तलाश का मतलब खोजना। तो उसको हम लोग खोजेंगे, प्रयास करेंगे कि हमारे भारत में क्या क्या हुआ था। तो हम पाठ शुरू करते हैं। तो इसमें
यह बताया गया है कि बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। यहाँ पर नेहरू जी बता रहे हैं कि जो साल बीत चुका है, क्योंकि हमारा देश जो भारत है 2 दिन 4 दिन में ही आज़ादी उन्हें नहीं मिली, काफ़ी संघर्ष के दौरान आज़ादी मिली। तो उन लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, बहुत सारे ऐसे महान योद्धा हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिनको बहुत सारे कष्ट से इस भारत को आज़ादी दिलाने में आज़ादी दिलाए हैं। तो इस पाठ में यही बता रहे हैं कि इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर नेहरू जी बोल रहे हैं कि जो भी साल बीत गया है, तो बीते हुए साल में सिर्फ मैं भारत के बारे में सोचता रहा हूँ कि भारत क्या है, और भारत के बारे में मेरे साथ प्रतिक्रिया क्रिया जो भी है, जो है एक्शन रिएक्शन सब मेरे मन में चलते रहता है। विश्लेषण करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की। यहाँ पर बोल रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कि जब मैं बचपन में था तब भारत के बारे में सोचा करता था कि भारत का रूपरेखा कैसा है, भारत क्या है, महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसा संभाला। ये बोल रहे हैं यहाँ पर नेहरू जी कि बचपन में मैं भारत के बारे में जो सोच रहा था उसका अलग ही कुछ सोचता था कि भारत कैसा है। अभी जो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं युवा हो गया हूँ, अब मेरी दृष्टि क्या है, अब मैं कैसा दृष्टिकोण रखता हूँ भारत के बारे में, क्या मेरी सोच है, इसके बारे में मैं लिखना चाहता हूँ। आखिर यह भारत है क्या? अब अपने आप में वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि यह भारत क्या है। भारत कोई ऐसा तो नहीं है कोई बुक है जिसको हम पढ़ लेंगे। भारत क्या है? भारत एक देश है, हमारा देश है, और हमारे देश में क्या, हमारे देश की क्या संस्कृति है, हमारे देश की क्या सभ्यता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो बोल रहे हैं कि आखिर भारत है क्या, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। बोल रहे हैं कि अतीत में पहले जो है बीता हुआ समय में जो है इसमें क्या विशेषता थी, उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। यानी भारत हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति क्या है, वो कैसे अपना रूप खो दिया है। क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? अब वे क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से, क्या हमारे देश की जो शक्ति है क्या उसको खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके। यहाँ पर बोल रहे हैं पंडित नेहरू जी कि क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया, हमारी भारत की जो शक्ति है, महान शक्ति, उसको क्या वो खो दिया है। विशाल जनसंख्या हमारे देश में जानते ही हैं कि विशाल जनसंख्या है, और उसके अलावा आज उसके पास ऐसा क्या बचा है? केवल जनसंख्या ही है क्या? और क्या देश में कुछ भी नहीं बचा है जिसे जानदार मतलब जानने योग्य कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठ सकता है? अभी जो आधुनिक हम लोग भारत का जो रूपरेखा देखते हैं वह किस तरह से तालमेल दोनों में बैठता है। पहले का हमारा देश कैसा था, आज का हमारा देश का रूपरेखा कैसा है, इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी सोच रहे हैं। भारत मेरे खून में रचा बसा था। बता रहे हैं कि भारत जो है मेरे खून में रचा बसा था, मतलब मैं अपने भारत देश को बहुत ही चाहता था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। अब बोल रहे हैं यहाँ पर नेहरू जी कि मैं तो भारत से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन मेरे मन में पता नहीं एक कोने में जो है आलोचक कभी मैं बन गया था। कभी कभी मैं अपने देश के बारे में, आलोचक क्या होते हैं, आलोचक किसी भी चीज़ के बारे में आलोचना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, उसी को हम लोग आलोचक कहते हैं। तो हर इंसान के मन में कभी कभी जो है कभी कभी छोटी मोटी गलत भावना आ जाती है, जैसे कोई भी चीज़ को गलत ढंग से सोचना, और अच्छाई बुराई जो हमारे हृदय में तो है ही, मेरे मन में और आपके मन में, सबके हृदय में
अच्छाई भी है, बुराई भी है। कभी कभी हम किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से सोचते हैं, कभी कभी हम लोग नकारात्मक उस चीज़ को सोचने लगते हैं, कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव कोई बात को सोचते हैं। तो क्या हुआ, जब हम उनको नेहरू जी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, तो उनके मन में कभी कभी क्या हुआ, निराशा आ गई थी। और निराशा जब आ गई थी तो वे आलोचक के जैसे अपने इंडिया के बारे में सोचने लगे थे थोड़ी देर के लिए। तो उस बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं आलोचक के जैसे अपने देश की निंदा करने लगा, ऐसा मेरे मन में कुछ हो गया। और ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। बोल रहे हैं अतीत में जो भी कुछ हुआ था उसको देखकर वे क्या अवशेष, मतलब जो भी चीज़ें अतीत की जो चीज़ें प्राप्त हुई थी उनको देखकर कभी कभी वे क्या करते थे, नापसंद करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। बोल रहे हैं जैसे दूसरे देश के लोग हमारे देश की बुराई करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब इंडिया में कोई देश के लोग आते हैं तो इंडिया के बारे में बुराई करते हैं। किस लिए बुराई करते हैं? एक तो हमारे देश में बहुत सारी जनसंख्या है, फिर दूसरा क्या, हमारे देश में बहुत गरीबी है, इसके और भी वो लोग बुराई करता है कि अरे इंडिया कैसा है, देखो यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर गरीबी भी बहुत है, बच्चे लोग भीख मांगते हुए नज़र आते हैं, और गली चौराहे में चारों तरफ कचरा फेंके रहते हैं, गंदगी रहता है। इसलिए हम लोगों को क्या, वो लोग काफ़ी गलत दृष्टि से देखते हैं कि देखो इंडिया कितना गंदा है, यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ का जो है रंग ढंग अच्छा नहीं है, लोग ढंग से नहीं रहते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से जिसे रहना चाहिए इस तरह नहीं रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि जिस तरह फॉरेन कंट्री के लोग सोचते थे इंडिया के बारे में, उसी तरह मैं भी थोड़ी देर के लिए अपने देश का आलोचना करने लगा, सोचने लगा। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा था। पश्चिमी मित्र किसको कहते हैं? फॉरेन कंट्री के लोग को हम लोग, जो दूसरे देश के लोग हैं उनको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी मित्र। उसी तरह उनका थोड़ी देर के लिए स्वभाव हो गया था। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी, मतलब अपने मन में शंका की भावना आ गई थी। अपने देश को कुछ भी देखते थे तो उनके मन में शंका आ रही थी कि ऐसा क्यों है, भारत देश आगे क्यों नहीं बढ़ना चाह रहा है, जब इनकी संस्कृति इतनी ऊंची है, सभ्यता इतना, फिर भी यहाँ के लोग ऐसे क्यों होते जा रहे हैं, संकीर्ण भावना सबके मन में क्यों है, क्यों नहीं कोई आगे बढ़ना चाहता है, यह सब भावनाएं उनको सता रही थी। क्या मैंने भारत की को जान लिया था? अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि इस तरह क्या मैं भारत को जान लिया था? भारत को जानना इतना संभव थोड़े, छोटी सी बुक तो नहीं है भारत नाम की जिसको हम पढ़ लेंगे और जान जाएंगे। भारत तो अथाह सागर के जैसे, उसके अंदर कितने सारे ऐसे ऐसे प्रयास हुए हैं, उसको हम कैसे जान सकते हैं? तो मैं जो उनके अतीत की विरासत के बड़े बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, जो विरासत में हमें मिली है, जो पूर्वजों के द्वारा हमें बहुत कुछ मिली है, उसके बारे में हम सोचने लगे। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, यह बहुत कुछ सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि नहीं बनाए रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या है? यहाँ पर बोल रहे हैं कि भारत के पास अगर कुछ नहीं होता तो उसका अस्तित्व ही नहीं होता। भारत के पास कुछ तो है, उसकी सभ्यता और संस्कृति इतनी महान है कि उस महानता के आगे कुछ भी टिक नहीं सकेगा, चाहे विदेशी लोग कुछ भी बोलें, विदेश के लोग कितना भी हमारे इंडिया के बारे में बुराई करें, लेकिन भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसका मुकाबला वह नहीं कर सकते हैं। उनकी पहचान ही अलग है। फिर वे सोच रहे थे कि भारत की सभ्यता और संस्कृति प्राचीन काल से ऐसी है जिसका अस्तित्व आज भी बना हुआ है, और अगर भारत की सभ्यता संस्कृति मजबूत नहीं रहती तो कब का यह भारत मिट गया रहता, क्योंकि भारत पर इतने बड़े बड़े आक्रमण हुए। तो अगर सभ्यता और संस्कृति मजबूत नहीं होती तो यह भारत का रूपरेखा अभी देखने को ऐसा नहीं मिलता। आगे बोल रहे हैं कि मैं भारत के उत्तर पश्चिमी में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टिले पर खड़ा था। जब नेहरू जी मोहनजोदड़ो के किले पर गए हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी यानी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में अभी है मोहनजोदड़ो। तो जब वे वहाँ पर देखने के लिए पहुँचे थे
तो मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी हुई थी। जब वो मोहनजोदड़ो देखने गए तो वहाँ देखे कि पुराने समय के वहाँ बहुत पुराने समय के घर थे और काफ़ी पुरानी पुरानी वहाँ गलियां थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जा सकता है। बताया है कि यह सभ्यता और संस्कृति 5-6 हज़ार पहले शुरू हुई थी और अभी तक यह नष्ट नहीं हुई है। 5000 वर्ष पहले के बता रहे हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। बहुत ही पुरानी और विकसित वहाँ की सभ्यता थी। इसके अस्थायी रूप से टिके रहने का कारण है उसका ठेठ भारतीयपन। और बोल रहे हैं कि यह मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, जो हमारी यह पूर्णतः भारतीय सभ्यता है, हमारी भारत की यह सभ्यता संस्कृति है, इसलिए यह आधुनिक भारत की सभ्यता का आधार है। अभी जो हम आधुनिक भारत का रूपरेखा देख रहे हैं, उसका आधार क्या है? मोहनजोदड़ो के समय की जो सभ्यता, पुराने काल से जो सभ्यता और संस्कृति चली आ रही है, वही अभी तक चली आ रही है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है। नेहरू जी बोल रहे हैं कि जब मैं इस सब बातों को सोचता हूँ तो हम आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं कि हमारा देश कितना महान है, कितने सारे वहाँ जो है चीज़ देखने को वहाँ मिलता है। कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हज़ार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर भी। बोल रहे हैं कि कोई भी सभ्यता, उन्हें आश्चर्य लग रहा है कि कोई भी सभ्यता और संस्कृति जो है 5-6 हज़ार वर्ष पहले से अभी तक कैसे बना रह सकता है। यह खास बात है, यह हमारे देश की यह खास बात है, भारतीय है, भारतीयता हम लोगों में है। आज भी सभ्यता और संस्कृति का आधार बना हुआ है और यहाँ पर बोल रहे हैं कि निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान। और यहाँ पर नेहरू जी बोल रहे हैं कि इतना सारा परिवर्तन हुआ, इतना सारा हमारे देश पर लोग आक्रमण करने आए, हमारे देश को लोग लूटने के लिए आए, फिर भी हमारा देश जो है अभी तक उसकी सभ्यता और संस्कृति के कारण अभी तक इसका रूपरेखा इतना जो अच्छा है। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संबंध रहा है। हमारा देश जो भारत है, उसका संबंध इन सब देशों से रहा है। कौन कौन देशों से? फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका निकटतम मतलब गहरा दोस्ती के जैसे संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उनकी सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। बोल रहे हैं कि इतना देश के लोग हमारे देश में आते थे, हमारे देश का सामान उस देश में जाता था, आयात निर्यात होता था और वहाँ का सामान भी आता था। और भारत के जो भी है मित्रता, इतने देशों से भारत की मित्रता थी। फिर भी भारत की यह खासियत है कि उन लोगों को हम लोग प्रभावित किए, लेकिन उन लोगों का संस्कृति हम लोग नहीं अपनाए। हमारी संस्कृति को भले ही वो लोग अपनाए, लेकिन उन लोगों की संस्कृति और सभ्यता को हम लोग कभी भी नहीं अपनाए, क्योंकि उनका संस्कृति और सभ्यता हमारी संस्कृति सभ्यता से अलग है। हम लोगों का जो रहन सहन है, हम लोग का जो सिस्टमेटिक ढंग से जो हम लोग घर से लेकर समाज से लेकर देश से लेकर विश्व, किस तरह से हम लोग रिश्ता नाता बनाए रखते हैं, हर जो है रिलेशन के बीच हम लोग का किस तरह से संबंध रहता है, यह संबंध और देशों में इस तरह का संबंध देखने को नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर नेहरू जी बोल रहे हैं कि हमारे देश की खासियत ही अलग है, हमारे देश की विशेषता ही अलग है। हम लोगों ने कभी भी उन लोगों का नकल नहीं किया, लेकिन हम लोगों का वह नकल किया। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को भी पढ़ा। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पार्ट कैसा लगा। और इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगी, उसको जल्द ही मैं बनाऊंगी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे मैं फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ। धन्यवाद।